तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी समझने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री में जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, इसका नाम है यायावर साम्राज्य। इस चैप्टर को हम सभी समझने वाले हैं। ये जो चैप्टर है, इसमें दुनिया के सबसे खूंखार, सबसे पावरफुल, सबसे खतरनाक एक शासक हुआ वर्ल्ड हिस्ट्री में, है ना। जैसे सिकंदर का नाम आप सभी ने सुना होगा। सिकंदर के बाद दुनिया के अधिकांश हिस्सों पे, सिकंदर तो भाई पूरी दुनिया को जीतने निकला था और अधिकांश हिस्सों को जीत भी लिया था। सिकंदर के बाद सबसे ज्यादा एरिया पे अगर जीत हासिल किया, कब्जा हासिल किया, तो वो एक शासक जिसका नाम है चंगेज खान। खानों का खान, चंगेज खान। ठीक है जी। तो इसके बारे में चैप्टर हमारा पूरा रहने वाला है। चलो जी, देखो ये रहे हमारे चंगेज खान भाई साहब। मतलब इसके बारे में भाई इतनी ऐसी कहानियां हैं, इतनी खतरनाक खतरनाक कहानियां हैं कि आप अगर एनसीईआरटी बुक को रीड करोगे तो आपको एनसीईआरटी बुक से भी और एक्स्ट्रा चीजें भी अगर मैं आपको बताऊंगा तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई वास्तव में बहुत ही ज्यादा खूंखार शासक था। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक बार क्या हुआ था, निसापुर। निसापुर एक जगह है। तो निसापुर में ना इसने अपना एक कोई दूत भेजा होगा या फिर हमला करने के लिए किसी राजकुमार को भेजा होगा। और उस हमले में क्या होता है कि उस राजकुमार की हत्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो चंगेज खान पता है क्या आदेश देता है? चंगेज खान, क्योंकि वो मंगोलिया का मतलब राजकुमार कह दो या कोई सेनापति या ऐसे कुछ दे रखा है, आप देख लेना। तो उसकी हत्या हो जाती है। उसके बाद चंगेज खान क्या आदेश देता है कि निसापुर में इस तरीके से हल चलाया जाए। हल चलाने का मतलब समझते हो, जैसे खेत को जोतने के लिए हल का इस्तेमाल होता है। तो निसापुर में इस तरीके से हल चलाया जाए कि वहां पे इंसान तो बचे ही ना, साथ ही साथ कुत्ते बिल्ली भी मर जाए, यानी कि इंसान के साथ साथ जानवर भी सफा हो जाए। ठीक है जी। तो इस तरीके के आदेश से क्या समझ में आता है? ये बहुत ही खूंखार शासक था। और भाई एशिया में, एशिया की बात की जाती है, एक डाटा बताता है कि पूरी दुनिया में हर 4 में से एक व्यक्ति का जो डीएनए है वो कहीं ना कहीं चंगेज खान के वंश से ही मिलता है। चंगेज खान या चंगेज खान के वंशज से ही जुड़ा हुआ है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का, मतलब कई इतिहासकार इसको बहुत ही क्रूर बताते हैं, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही आक्रमणकारी शासक बताते हैं। लेकिन मंगोलिया के इतिहास में इसको एक महान नायक के तौर पे लिखा गया है भाई। इसके बारे में एक महान नायक माना जाता है। इसकी मूर्तियां बनाई गई है बकाया कई जगह पे, पूजते हैं इसको, है ना। एक नायक के तौर पे इसको देखते हैं। तो कुछ तो ऐसा किया होगा ना भाई मंगोल के लोगों के लिए, कुछ तो दिया होगा उनको जिससे कि इसको एक भगवान माना जाता है या फिर महान नायक माना जाता है। ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में समझने को मिलने वाला है। मतलब चैप्टर कुल मिला के बहुत ही मजेदार रहेगा, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई चैप्टर में कहाँ का इतिहास पढ़ने वाले, किस जगह का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो आप अगर वर्ल्ड के मैप को देखेंगे ना बाबू, तो वर्ल्ड के मैप में आप देखेंगे एशिया महाद्वीप में ही, एशिया महाद्वीप में ही एक जगह आ जाता है हमारा ऊपर मंगोलिया। देखो ये वर्ल्ड का मैप है यहाँ पे, है ना। थोड़ा सा और जूम कर देते हैं इसको। देखो ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। तो वैसे प्रॉपर ये हमारे एनसीईआरटी बुक में ये मैप दे रखा है। तो आप देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में एक जगह है मंगोलिया। तो मंगोलिया का राजा था, मंगोलिया का शासक था चंगेज खान। तो मंगोलिया का इतिहास इसमें हम पढ़ने वाले। लेकिन मंगोलिया से हटके इसका जो पूरा साम्राज्य था, ये देखो, ये पूरा यूरोप, ये पूरा यूरोप का मतलब जो पूर्वी यूरोप का एरिया है, पूर्वी यूरोप का अधिकांश हिस्से पे इसका कब्जा था। आप इधर देखेंगे ये आपका पश्चिमी एशिया है पूरा, है ना। पश्चिमी एशिया पे इसका कब्जा था। ठीक है। इधर की बात कर ले, इधर का पूरा हमारा चीन की बात कर लो, आप जापान के कुछ एरिया की बात कर लो, इधर आपका कोरिया है, नीचे कोरिया, नीचे की तरफ कोरिया आता है। ये सारे एरियाओं पे चंगेज खान का कब्जा था भाई। बल्कि इंडिया में भी वो आ चुका था, इंडिया के कई एरियाओं पे भी हमला हुआ। लेकिन प्रॉपर जो मेन हमारे देश के जो मेन लोकेशन थी उस पर हमला नहीं किया। वो इंडिया में आना चाहता था, क्यों नहीं आ पाया, क्या रीजन थे? अगर इंडिया में आता तो भाई इंडिया को भी तबाह कर देता। लेकिन ऐसे क्या रीजन थे कि इंडिया में वो नहीं आया, इंडिया के ऊपर हमला नहीं किया? इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में समझाऊंगा। टोटल 2 पार्ट्स में रहेगा भाई ये चैप्टर, 2 पार्ट्स में समझाऊंगा। लेकिन एकदम हलवा बना दूंगा चैप्टर को। बहुत सारे बच्चों को बहुत टफ लगता होगा ये चैप्टर, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता होगा। लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को, हमारे चैनल की जितनी भी वीडियो उसको आप देखते हैं, एकदम भाई हिस्ट्री एकदम हलवा हो जाएगा। सारी चीजें आप सभी के लिए एकदम आसान हो जाने वाली है। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़े बाबू।
आगे बढ़े। हम्म देखो, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जायावर साम्राज्य की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, जायावर साम्राज्य। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे समझना चाहिए कि भाई ये यायावर जो है इसका मतलब क्या होता है, यायावर का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और क्या किसी यायावर, जैसे अभी पहले यायावर का मतलब समझो, उसके बाद आगे की बात करेंगे हम। देखो, यायावर का शाब्दिक अर्थ होता है घुमक्कड़ लोग, है ना। घुमक्कड़, जो घुमक्कड़ लोग होते हैं उनको हम यायावर कहते हैं। अब प्राचीन काल में या मध्य काल में ज्यादातर लोग घुमक्कड़ टाइप के होते थे, कुछ पशुओं के चारे की तलाश में घूम रहे हैं, है ना। कोई घर या बस्ती बसाने की तलाश में कि भाई कहीं पानी मिल जाए, रिसोर्सेज मिल जाए, तो वो घूमते रहते थे। तो ऐसे घुमक्कड़ लोगों को हम क्या बोल देते हैं भाई, जायावर बोलते। अब मंगोलिया के जो लोग हैं वो ज्यादातर यायावर ही थे, क्योंकि वहां पे कोई स्थायी जगह नहीं था जहाँ पे वो परमानेंट रह सके, क्योंकि भाई कहीं खेती नहीं हो रही है, कहीं पे बर्फबारी हो रही है बहुत ज्यादा, तो बहुत सारे एरिया जंगलों से घिरे हुए हैं, मतलब कि रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ के लोग ज्यादातर यायावर थे, यानी कि घुमक्कड़ टाइप के हुआ करते। ठीक है, लेकिन मध्य एशिया के मंगोल, जिन्हें 13वीं और 14वीं सदी के बीच एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में की, लेकिन ये यायावर तो थे, लेकिन इन यायावरों को ही संगठित किया था चंगेज खान ने, और 13वीं 14वीं सदी के बीच में एक बहुत ही विशालकाय साम्राज्य की स्थापना भी की। और बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि भाई अगर ये घुमक्कड़ लोग थे तो उन साम्राज्य के लिए, देखो अगर कोई साम्राज्य स्थापित होता है ना बाबू, साम्राज्य, अगर हम साम्राज्य की बात करते हैं तो साम्राज्य के लिए क्या चाहिए, एक स्थायी सीमा होना चाहिए, है ना। सीमा तो होती है ना भाई, हर एक साम्राज्य की अपनी एक सीमा होती है ना। इसकी अपनी खुद की राजधानी होगी, है ना, चीजें स्थायी रूप से चल रही होगी। लेकिन ये तो घुमक्कड़ लोग हैं, आज कहीं और रह रहे हैं, कल कहीं और चले जाएंगे, परसों कहीं और चले जाएंगे। तो बहुत सारे इतिहासकार बोल देते हैं कि भाई ये यायावर साम्राज्य की जो अवधारणा है वही गलत है, यायावर साम्राज्य हम बोल रहे हैं ये गलत अवधारणा है। ठीक है, लेकिन चंगेज खान ने भाई नहीं, यायावर लोगों को संगठित किया, एकत्रित किया, और फिर इनको मजबूत बनाया, और उसके बाद अपने सारे दुश्मनों को धूल चटाया। ठीक है जी, चंगेज खान का साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक फैला था, पूरा यूरोप का बहुत सारे एरिया, है ना, पूरा एशिया तो पूरा लगभग लगभग कह सकते हो, यूरोप का भी बहुत ज्यादा एरिया पे इसका कब्जा था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया भाई हमारे चैप्टर का। आगे बढ़ जाते हैं, ये इंट्रो था चैप्टर का। आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें समझना है कि इस साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्या क्या स्रोत है हमारे पास। जानकारी किन किन स्रोतों से मिलता है बच्चे, यायावर साम्राज्य या किसी भी इतिहास को जब आप समझने जाते हो ना, तो ये सारे ऐसे सोर्स होते हैं जिसके बारे में हमें जिससे हमें उस जगह के इतिहास के बारे में पता चलता है। जैसे कि पहला शब्द दे रखा है इतिवृत्त। अब बहुत सारे बच्चों को, मेरे बच्चों को इतिवृत्त का मतलब नहीं पता होगा कि भैया इतिवृत्त होता क्या है। देखो बाबू, इतिवृत्त का मतलब होता है कालानुक्रम इतिहास, क्रम, कालानुक्रम इतिहास। मतलब कालानुक्रम का मतलब क्या है, क्रम अनुसार, क्रम अनुसार। जैसे कि क्रम अनुसार, जैसे कि मान लो किसी राजा का इतिहास की बात कर लेते हैं, तो किसी राजा का जन्म कब हुआ, है ना, शिक्षा कहां से प्राप्त किया, किस तरीके से प्राप्त किया। ठीक है, इसके अलावा मृत्यु कब हुई, मतलब युद्ध कौन कौन से लड़े, जन्म से लेके मरण तक के बीच में जो भी इतिहास उसका होगा, जो भी घटना है उसके जीवन में घटेगी, वो सब अगर किसी दस्तावेज में लिखा गया है तो उस दस्तावेज को हम क्या बोल देंगे बाबू, इतिवृत्त बोल देंगे, है ना। तो इतिवृत्त क्या होता है, किसी भी राजा का, किसी भी साम्राज्य का, किसी महान व्यक्ति का कालानुक्रम कालानुक्रम इतिहास होता है, जिसको हम इतिवृत्त बोलते हैं। तो कई लेखकों ने चंगेज खान के बारे में भी बहुत लिखा है भाई, बहुत सारी जानकारियां दी है उन्होंने, है ना। तो इस इतिवृत्त से हम जान सकते हैं। दूसरा होता है यात्रा वृतांत। वृतांत का मतलब होता है किसी चीज का विवरण देना, विस्तार पूर्वक विवरण देना। अब यहाँ पे हमने यात्रा वृतांत लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मैं कहीं यात्रा करने गया, मैं किसी जगह पे, मान लो मैं वैष्णो देवी गया, वैष्णो देवी में पहुंचने तक के दौरान जो भी चीजें मैंने देखी, उसको मैंने एक अपने नोटबुक में सब कुछ नोट करता है, वो क्या हो जाएगा बाबू, वो हो जाएगा यात्रा वृतांत। मतलब कि मैंने यात्रा के दौरान जो भी चीजें देखी उसमें उसका वर्णन करूंगा।
तो प्राचीन काल में बहुत सारे यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, जो कुछ भी देखते थे प्राचीन काल, मध्यकाल, अभी भी बहुत सारे यात्री आते। तो अभी समय बदल चुका है, पहले लिखते थे, अब ब्लॉगिंग बनाते हैं। ब्लॉगिंग करते हैं ना कि भाई हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ आज ताजमहल, और मैं आप लोगों को आज ताजमहल दिखाने वाला हूँ। तो देखिए जी, ये ताजमहल है जिसको संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है, ये वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये ब्लॉगिंग चलती है, यात्रा के दौरान हम सारी चीजें बताते हैं ब्लॉगिंग में। पहले ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग नहीं होती थी भाई, फोन वोन तो होते नहीं थे, तो लिख लेते थे यात्री लोग, है ना। तो वो यात्रा वृतांत हो गया, यात्रा वृतांत से पता चलता है बाबू। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा पॉइंट क्या देखें, नगरीय साहित्यकारों के दस्तावेज। नगरीय साहित्यकार यानी कि जो साहित्यकार नाटक लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, है ना, राजाओं का वृतांत लिख रहे हैं, मतलब जीवनियां लिख रहे हैं, जो नगरों में रहते थे, अच्छे अच्छे नगरों में रहते थे, वहां पे बैठ के जो भी जानकारी उनको मिल रही है उसके आधार पे चीजें लिखा करते थे। तो नगरीय साहित्यकारों के द्वारा लिखे दस्तावेज भी है, जिससे कि हम चंगेज खां के बारे में जान सकते हैं। और भी बहुत सारे सोर्स लिख सकते हैं, अभिलेख हो गया, है ना, अभिलेखों से भी पता चल सकता है हमें। ठीक है, पुस्तकें वगैरह सारी चीजें इन्हीं तीन स्रोतों में सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 3 नंबर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, मतलब अच्छे से आंसर कर लेंगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे बस हेडिंग, छोटे छोटे हेडिंग बना दिए, लेकिन हेडिंग के साथ एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूँ, उन सभी चीजों से आपको आइडिया मिलेगा और आप एग्जाम में अच्छा आंसर लिख के आओगे, बनाओगे, इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। इतिवृत्त का मतलब बता दो, इतिवृत्त में क्या क्या चीजें आ जाती है वो बता दो, यात्रा वृत्तांत का मतलब बता दो। ठीक है, इस तरीके से आप एक्सप्लेन भी करो। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस ऐसे सब्जेक्ट है मेरे बाबू, जिसमें आप जितना ज्यादा आंसर लिखते हो उतने ही बेहतरीन मार्क्स आने के चांस होते हैं। जितना कम आंसर लिखोगे उतने ही कम नंबर आपके आएंगे। तो शब्दों के साथ खेलना सीखो, शब्दों को बनाना सीखो, आंसर को बनाना सीखो, आंसर को पिरोना, क्या बोलते हैं उसको, पिरोना, है ना, वो सीखो। ये नहीं कि बस टू द पॉइंट लिखते चलेगा, टू द पॉइंट चाहिए, आंसर चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसको घुमाओ कि थोड़ा सा लंबा लगे, आंसर भरा भरा सा लगे पेज, है ना, लगे कि हाँ भाई बच्चे ने लिखा है, दमदार आंसर लिखा है ना। 3 नंबर का तो ये नहीं कि 3 लाइन लिख दिया, छोटे छोटे पॉइंट, इतिवृत्त, यात्रा वृत्तांत, नगरीय साहित्यों के दस्तावेज, इतना अगर तुम बस ये 3 4 मतलब ये 3 लाइन से लिखोगे तो नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, नंबर कट जाएंगे। तो चीजों को एक्सप्लेन करो अपने शब्दों में, है ना, एनसीईआरटी से आइडिया लो, अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, जैसे कि मैं अपने शब्दों में पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, अपने शब्दों में चीजें बता रहा हूँ, वैसे आप अपने शब्दों में आंसर लिखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बाबू, आ गया। चंगेज खान की जीवनी देखो, अगर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे तो आपको उसमें सबसे पहले मंगोल कौन थे, वहां का भौगोलिक वातावरण बता रखा है, बहुत सारी चीजें बता रखी है, लेकिन मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो घूमते रहोगे। टफ है भाई, 11th क्लास की हिस्ट्री आसान नहीं कहता मैं, 12th की काफी आसान है, 11th की मैं आसान नहीं कहता, लेकिन आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आप सभी के लिए, आप सभी के लिए आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप ये मत बोलो कि भैया ये टॉपिक नहीं हुआ, वो टॉपिक, सारे टॉपिक हो जाएंगे, मैं अपने तरीके से कराऊंगा, एक भी टॉपिक स्किप नहीं होगा, सारी चीजें ऑलमोस्ट जो भी आपके पेपर में आते हैं सारे टॉपिक होंगे, है ना। एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट टॉपिक मैं सारे करवा दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे तरीके से आपको चलना। तो चंगेज खान की जीवनी से शुरू करते हैं, फिक्स है, फिक्स है, 8 नंबर में क्वेश्चन फिक्स है, हर बार आता है चंगेज खान की जीवनी, यानी कि उसका जीवन वृत्तांत, ठीक है, और उसकी सैनिक उपलब्धियां, ये 2 टॉपिक ऐसे हैं हर बार आते हैं, दोनों में से एक टॉपिक तुम्हें जरूर दिख जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलो एक एक करके चीजें बताऊंगा, बहुत बारीकी से समझा दूंगा, दिमाग में फिट करवा दूंगा। आओ, तो चंगेज खान की जीवनी की बात कर लेते हैं भाई। देखो 1162 ईस्वी में इसका जन्म हुआ। सबसे पहले सन याद रखना है, 1162 ईस्वी में ओनोन नदी, ठीक है, ओनोन नदी है मंगोलिया की, ओनोन नदी के किनारे एक छोटे से बालक का, एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था तेमुजिन। ठीक है जी, क्या नाम था इसका भाई, तेमुजिन। बचपन का नाम क्या था, तेमुजिन। ठीक है, चंगेज खान का बचपन का नाम क्या था, तेमुजिन। पिता का नाम क्या था बाबू, पिता का नाम याद रख लो, एसुजेई, है ना, उनके पिताजी थे। अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई, मतलब ज्यादा एज नहीं थी इनकी और हत्या हो गई थी भाई, मार दिया गया, है ना। किसको मार दिया गया, एसुजेई को। कौन है एसुजेई, चंगेज खान के पिताजी है, ठीक है, फादर है। उनकी माता ओलोइन इके, देखो भाई ओलोइन इके, माता का नाम क्या आ गया दिमाग में,
भर लो। ओलोइन ईके जो थी तेमुजीन और इसके जो भी सौतेले सगे भाई थे, अकेला नहीं था, ठीक है। और उस समय प्रचलित थी भाई, क्योंकि सरदार थे इसके पिताजी, कियात कबीले के सरदार थे, कियात, ठीक है। कियात, कियात क्या है? एक कबीला। उस समय लोग कबीलों में बटे थे बाबू। तो कियात कबीले के सरदार थे इनके पिताजी। अब सरदारों की भाई एक बीवी तो होगी नहीं, तो बच्चे भी काफी थे, सौतेले सगे भाई जितने भी थे। ओलोइन ईके ने क्या किया, इनका पालन पोषण बहुत मुश्किलों से किया भाई, बहुत मुश्किलों से। खुद एक रोटी खाती, अगर 5 रोटी का खुराक है, एक रोटी खाती, बाकी सारी रोटी अपने बच्चों में बांट देती, ताकि उनके बच्चे जो है स्ट्रांग हो सके। बिल्कुल मूवी की तरह कहानी, इमेज, मतलब आप कल्पना करें, ठीक है। देखो 1170 का दशक विपत्तियों से भरा था। 1170 का जो दशक रहा वो क्या रहा, तेमुजीन के लिए विपत्तियों से भरा हुआ रहा, है ना। तेमुजीन का अपहरण कर लिया गया, अपहरण अपहरण मतलब किडनैप कर लिया गया और उसको दास बना दिया गया भाई, गुलाम बना लिया। उसकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम क्या बता रखा है? बोर्टे, 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 है ना, बोर्टे। तो बोर्टे जो है उसकी पत्नी है भाई, उसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया, अपहरण कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किलों से भरा हुआ समय था। इसको भी किडनैप कर लिया भाई, दास बना लिया इसको, इसकी पत्नी को भी बंदी बना लिया इसके दुश्मनों ने। तो अब भाई बीवी को बंदी बना लिया, ये तो भाई हर एक मर्द के लिए ना बहुत ही, कह दो कि मतलब मर मिटने लायक ही चीज होती है। ऐसी घटनाएं जो है बहुत ज्यादा दर्दनाक होती है किसी भी मर्द के लिए, कि उसकी पत्नी को किसी ने बंदी बना लिया। तो भाई अब तो हर हालत में अपनी बीवी को छुड़ाना होगा, अपनी पत्नी को छुड़ाना चाहेगा हमारा भाई, हमारा चंगेज खान भाई, है ना। आगे देखो क्या होता है, आगे की घटना करते हैं, देखो। तो अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इसने काफी सारे युद्ध लड़े, जाहिर सी बात है युद्ध होगा। राम जी ने भी सीता माता को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था, चंगेज खान ने भी अपनी पत्नी को बचाने के लिए युद्ध तो लड़ा भाई, ठीक है। मतलब अपनी बीवी के नाम पे युद्ध लड़ लिया। चलो आगे देखो, बोगू रच्चू, देखो भाई अब इसके कुछ दोस्तों की बात कर लेते हैं। दोस्तों की बात करें तो दोस्त में बोगू रच्चू सबसे प्यारा और सबसे विश्वसनीय मित्र, जो अगर चंगेज खान का कोई था, जैसे हमारे प्रभु श्री राम के भाई और मित्र लक्ष्मण, या हनुमान, हनुमान की बात कर लो, है ना, हमारे हनुमान जी की बात कर लो, है ना। तो बाहुबली हनुमान जी की बात कर लो, तो ऐसा ही बोगू रच्चू भी था, ठीक है। बोगू रच्चू भी हनुमान की तरह कह दो आप, बहुत ही सच्चा प्यारा मित्र था, हमेशा मुसीबत के टाइम पे बोगू रच्चू साथ में रहा। इसके साथ साथ जम्मू जम्मू का इसका भाई भी था भाई, सगा भाई था और एक अच्छा दोस्त भी था। लेकिन होता क्या है, जम्मू का भाई और दोस्त होने के साथ साथ बाद में दुश्मन भी बन जाता है। जम्मू का जो है वो बाद में दुश्मन भी बन जाता है। देखो तेमुजीन ने क्या किया, कैराइट लोगों के शासक व अपने पिता के सगे भाई तुगलिब उर्फ ओक खान, बस ओक खान के नाम से याद रखना, थोड़ा टफ नाम है, ओक खान भी लिख दोगे चलेगा। तो ओम खान जो था उसके साथ रिश्तों को पुनर्स्थापित किया था। देखो ओक खान इसका चाचा था, और ऐसा कहा जाता है कि ओक खान ने ही इसके पिताजी को मरवाया था। लेकिन क्योंकि इसको अभी पावरफुल पावर को हासिल करना है, तो अपने दुश्मनों के साथ भी हाथ मिलाना होगा। तो चंगेज खान जो हमारे तेमुजीन भाई साहब है, अभी चंगेज खान बने नहीं है, अभी तेमुजीन है, तेमुजीन ने क्या किया, वो खान से हाथ मिला लिया, दोस्ती कर ली कि भैया हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आगे मारेगा इसको खर्चा पानी देगा, इसकी पिटाई लगाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, 1180 से 90 के दशक में तेमुजीन ओ खान व ओ खान का क्या रहा भाई, खान का मित्र रहा, ठीक है भाई। ओ खान का क्या रहा बाबू, मित्र रहा। और उसने इस मित्रता का उपयोग जम्मू का जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदी होगा, प्रतिनिधि हो गया, प्रतिद्वंदी यानी कि अपने ये दुश्मन, क्योंकि जम्मू का बाद में दुश्मन बन जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ओ खान का सपोर्ट लेके जम्मू का को हराया, जम्मू का को पराजित किया, ठीक है। जम्मू का को पराजित करने के बाद तेमुजीन का जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि पहला युद्ध लड़ा और उसमें अगर हार जाता तो कॉन्फिडेंस कम हो जाता, लेकिन जम्मू को हराया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा, और अपने सारे दुश्मनों के खिलाफ फिर वो क्या करता है, मोर्चा ने खोल देता है ना, उनकी बैंड बजाना शुरू कर देता है, अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, सबको धूल चटाएगा ही, सबको धूल चटाएगा बारी बारी से। देखो शक्तिशाली ततार, ठीक है, ततार
कैराइट और खुद ओक खान, जिसके विरुद्ध 1203 में युद्ध का ऐलान कर दिया था और इन सबको पराजित कर दिया। ठीक है, ये कबीले के नाम है, तातार, कैराइट, ये सब कबीले कबीले हैं, अलग अलग कबीले या जनजातियों के नाम है। ठीक है, तो यहाँ इनको हराया भाई, ओक खान को हराया। ठीक है, और 1206 में फिर से जमुका को हराया, मेमन लोग है उन सबको पराजित कर दिया और मंगोलिया के स्टेपी क्षेत्र, तिमुजिन जो है वो मंगोलिया का जो स्टेपी क्षेत्र है, वहां के राजनीति में एक महानायक के तौर पर उभरा, मतलब वहां का एक हीरो बन गया भाई, सबको समझ। ठीक है, तो इन सबको पराजित किया। फिर क्या होता है भाई, मंगोलिया में जितने भी सरदार लोग होते हैं उनकी एक सभा बुलाई जाती है। ठीक है, उस सभा को हम बोलते हैं कुरिलताई। क्या बोलते हैं, सभा का नाम कुरिलताई क्या है, एक सभा का नाम है। ठीक है, तो सरदार है, सरदार की एक सभा है कुरिलताई। तो 1206 में क्या होता है, इसको मान्यता मिल जाती है, इसको अनेक उपाधि से संबोधित करते हैं वो सब सारे सरदार लोग। क्या क्या बोलते हैं, चंगेज खान, समुंदर खान, ठीक है, सार्वभौमिक शासक, इन सभी उपाधियों से संबोधित करते हैं और मंगोलिया के इतिहास में एक महानायक बन के उभर के सामने आते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में बाबू सबको ओके है यहाँ तक? तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी को सारी चीजें समझ में आ गई होगी। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं भाई, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। देखो भाई, चंगेज खान का जो मुख्य उद्देश्य था वो चाइना को जीतना था, चीन को जीतना चाहता था। ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान के आक्रमण से जो यायावर लोगों का जो आक्रमण होता था, चंगेज खान के जो पूर्वज थे यानी कि यायावर लोग थे, वो चाइना के ऊपर हमला करते रहते थे बार बार, और इस वजह से ही चाइना के राजाओं ने चीन की महान दीवार बनवाई। चीन की महान दीवार जो है वो आपको पता है दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है, उसकी गिनती होती है, और इनसे यायावर लोगों से बचने के लिए उसको बनाया गया था। यार उसके बारे में अगली वीडियो में हम ज्यादा गहराई पूर्वक तरीके से बात करेंगे। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो देखो भाई, चंगेज खान जब अपने पूरे तेवर के साथ आगे बढ़ रहा था, है ना, जब हम बात कर रहे हैं ये 12वीं-13वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो इस वक्त की अगर हम बात करें तो बाबू चाइना जो था ना वो 3 भागों में विभाजित था, है ना। इस समय की अगर चाइना को अगर हम देखिए तो 3 भागों में इसको हम बांट सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी प्रांत के तिब्बती मूल के सीसिया लोग थे, है ना। उत्तरी पश्चिमी प्रांत जो है, सबसे पहला भाग कौन सा हो गया, उत्तरी पश्चिमी प्रांत हो गया, है ना। यहाँ पे कौन से मूल के लोग रहते हैं, तिब्बती मूल के सीसिया लोग रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा उत्तरी चीन की बात कर लेते हैं। तीसरा एरिया कौन सा है, उत्तरी चीन, है ना, जहाँ पे चीन राजवंश रहते हैं, पेकिंग नगर से शासन चलाते हैं। पेकिंग जो पेकिंग है वो उस समय का सबसे फेमस नगर, है ना। दक्षिणी चाइना की बात कर ले तो यहाँ पे सुंग राजवंश का शासन चल रहा था। तो इस तरीके से आप अगर चाइना की बात करें तो 3 भागों में बटा हुआ था चाइना। उत्तरी पश्चिमी प्रांत जहाँ पे तिब्बती मूल के सीसिया लोग रहते थे। इसके अलावा उत्तरी चीन की बात कर ले जहाँ पे चीन राजवंश पेकिंग नगर से यहाँ की शासन व्यवस्था को चला रहे थे, है ना। इसके अलावा दक्षिणी चीन की बात कर ले तो सुंग राजवंश जो है यहाँ से शासन चला रहे थे। तो ये 3 भागों में जो चाइना है वो बटा हुआ था। अब आओ जरा इसके हमला की बात कर लेते हैं, चंगेज खान के हमले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 हमलों की बात की गई है। 1509 में हमला होता है, सीसिया लोगों को पराजित कर देता है भाई। सीसिया लोग कहाँ के थे, तिब्बत मतलब उत्तरी पश्चिमी प्रांत के लोग थे, वहां पे हमला होता है, सीसिया लोगों को पराजित किया। फिर 1213 में देखते हैं चीन की महान दीवार का अतिक्रमण कर दिया, मतलब महान दीवार जो है ना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, उसको तोड़ दिया इसने, है ना, बम से उड़ा दिया उसको। उसके बाद 1215 में क्या होता है, पेकिंग नगर को लूट लेता है भाई, पेकिंग नगर को तबाह कर देता है। तो ये उसका मनसा था, इच्छा कह सकते हो, सपना कह सकते हो कि चाइना को जीतना है, चाइना पे हमला करना है, और ऐसा उसने किया, है ना, अपने शासन काल में ऐसा उसने किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। देखो कुछ और हमले की बात की गई है, वो तो चाइना के ऊपर हमला हो गया। अब कुछ और हमले की बात, कुछ और योजनाओं की बात कर लेते हैं चंगेज खान की। देखो यहाँ पे ख्वारिज्म पर हमला की बात की गई है ना। ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद चंगेज खान की प्रचंड कोप का भाजक बना, मतलब कि उसके गुस्से का शिकार बना ख्वारिज्म का सुल्तान, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद। ठीक है, मोहम्मद, जब उसने मंगोल दूत का वध करवा दिया। एक मंगोल का दूत था, चंगेज खान का कोई दूत रहा होगा, तो वो कहाँ गया,
ख्वारिज्म गया, ख्वारिज्म के सुल्तान के पास गया, अपनी कोई खबर लेके गया होगा। दूत कौन होते, संदेश, वहां कोई संदेश लेके गया होगा। लेकिन इस मोहम्मद ने क्या किया, चंगेज खान के दूत को मरवा दिया, है ना। मंगोल सेना नायक सुल्तान मोहम्मद का पीछा करते हुए अजरबैजान तक चली आई थी और कीमिया में रूसी सेनाओं को पराजित करने के साथ साथ उन्होंने कैस्पियन सागर को भी घेर लिया था। ठीक है, तो इसको तो हमारी भी जाहिर सी बात है, उसके साथ साथ रूस को कैस्पियन सागर का जो पूरा एरिया है उसको घेर लिया था। आगे देखो, आगे देखो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ भाई, ये इंडिया की बात होगी। यहाँ पे इंडिया वाला जो मैं बोला था, चंगेज खान इंडिया क्यों नहीं आया, है ना। यहाँ पे बता रखा है असली रीजन, चंगेज खान इंडिया क्यों नहीं आया था। देखो क्या लिखा है, सेना की तफसील टुकड़ी ने सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन का अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश तक पीछा किया। देखो देखो, ये जो मोहम्मद था ना, मोहम्मद ख्वारिज्म का सुल्तान मोहम्मद, उसका बेटा है जिसका नाम क्या है, जलालुद्दीन। जलालुद्दीन का पीछा करते हुए जो चंगेज खान है और उसके जो सैनिक है वो कहां तक आ गए थे, अफगानिस्तान और सिंध प्रदेश यानी कि सिंधु नदी का जो एरिया है वहां तक पहुंच गए थे, है ना, तक पीछा किया। सिंधु नदी के तट पर चंगेज खान ने उत्तरी भारत और असम मार्ग से मंगोलिया वापस लौटने का विचार किया। ठीक है भाई, कहाँ, उत्तरी भारत, पूरा उत्तरी भारत होते हुए जाना चाहता था वो, असम, उत्तरी भारत और असम होते हुए मंगोलिया लौटना चाहता था। लेकिन असहज गर्मी आपको पता है कि मंगोलिया का भूगोल जो है, अगर भौगोलिक दशा की बात करें तो वहां पे गर्मी बहुत कम पड़ती है। ठीक है, ज्यादातर ठंडा एरिया है, लेकिन आपको पता है कि उत्तरी भारत में कितनी खतरनाक गर्मी पड़ती है ना। तो यहाँ की जो गर्मी है वो असहज थी इसके लिए, इस वजह से नहीं आया। दूसरा कारण क्या, प्राकृतिक की कठिनाई, मतलब यहाँ की जो प्रकृति है वो कहीं ना कहीं इसके लिए समस्या उत्पन्न कर सकती थी। सेम बात है, गर्मी, मौसम, ये सारी चीजें। और एक और कारण दे रखा है, पैगंबर द्वारा दिए गए अशुभ संकेत। जो इसके पैगंबर जो थे, इसके जो ईश्वर जो थे, जिसे ईश्वर को मानता होगा, उन्होंने इसको अशुभ संकेत दे दिए कि भैया अगर तू गया तो खत्म है तेरी कहानी, ऐसा कुछ अशुभ संकेत मिला होगा। और इस वजह से वो नहीं आया, वापस लौट गया, वो उधर उधर से भाग गया वापस। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कारण थे जिससे कि वो भारत में नहीं आया था। तो भारत में आता ना भाई, भारत के राजाओं की बैंड बजा देता, बैंड बजा के जाता वो, बहुत बहुत भगा भगा के मारता सबको, बहुत मारता। ठीक है, लेकिन आया नहीं, शुक्र है आया नहीं, नहीं तो इंडिया में भी चाइनीज पैदा होते। ठीक है, इंडिया में भी चाइनीज ही पैदा होते, सारे चाइनीज ही दिख रहे होते। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, चंगेज खान की मृत्यु हो गई। चंगेज खान की मृत्यु कब हुई, 1227 ईस्वी में। आज भी चंगेज खान को मंगोलिया में एक महानायक माना जाता है। ठीक है, भले ही हम इसको कितना भी क्रूर कह दे, अनेक नगरों को लूटा, लोगों को मारा, महिलाएं, बच्चे, जानवर सबको मरवा दिया, लेकिन फिर भी मंगोलिया के इतिहास में इसको एक महान नायक के तौर पे देखा जाता है। रीजन स्टार्टिंग में बता दिया था, एक अलग से टॉपिक भी अगले वीडियो में लेके आऊंगा। इसको क्यों माना जाता है, इसको महानायक क्यों माना जाता है, महानायक क्यों माना जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, सब बताएंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे और बाकी के टॉपिक को हम अगली वीडियो में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% फिक्स, फिक्स कह सकते हो इस टॉपिक को। बार बार आता है, हर बार आता है, तो दिमाग के ढक्कन को खोल के रखो, नोटबुक को खोल के रखो और चीजों को नोट डाउन करो। ठीक है, टॉपिक क्या है, हेडिंग है हमारा, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां। कि भाई हर युद्ध, हर अभियान में चंगेज खान जीता, कभी नहीं आ रहा, किसी युद्ध में नहीं आ रहा। क्या रीजन थे, तो रीजन छुपा हुआ था उसके सेना में। उसकी जो सैनिक क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी, उसके सैनिक बहुत पावरफुल थे। तो क्या खासियत थी भाई उसकी सेना की, उसी की बात हम करने वाले। सबसे पहला पॉइंट है घुड़सवारी का कौशल। देखो भाई, घुड़सवारी का जो कौशल था, घुड़सवारी का जो स्किल था, बहुत ही बेहतरीन था। और ये कहाँ सीखा था इन्होंने, जो जंगलों में जब शिकार पे जाते थे तो घोड़े पे ही सवार होकर जाते थे, उस समय सीखा था। दूसरा है तीरंदाजी का अद्भुत कौशल। ये भी देखो भाई, तीरंदाजी का, घोड़े पे सवार होकर जो तीरंदाजी करते थे ना भाई, एकदम प्यार वाले तरीके से।
तो ये भी कहाँ सीखा? जंगलों में शिकार करते हुए सीखा। जंगलों में शिकार करते थे, शिकार मारते थे, तो उस समय तीर एकदम बिल्कुल निशाने पे बैठा के लगाते थे, तो ये भी एक दूसरा कारण आप बता सकते हैं। तीसरा कारण क्या है? मौसम की जानकारी थी भाई इनको, मौसम की अच्छी खासी जानकारी थी, तो इस वजह से खराब मौसम होता था ना, तो उस समय भी ये अच्छे से अपने अभियान को सक्सेसफुल बना पाते थे। कई बार तो ये देखा गया था कि बर्फ होते थे ना, बर्फ जो गिरे होते थे, बर्फ, ठीक है, जो बर्फ गिरे होते थे, उन बर्फों को ही राजमार्ग के तौर पे उपयोग करते थे और अपने अभियानों को सक्सेसफुल बनाते थे। चौथा कारण क्या दे रखा है? घेराबंदी की नीति। घेराबंदी की नीति का मतलब है कि किसी दुश्मन को किस तरीके से घेरना है कि कम सेना में भी उनको परास्त कर सके। ये रणनीति भी उनको बहुत अच्छी आती थी। घेराबंदी की रणनीति भी बहुत अच्छी थी और इस वजह से भी अपने दुश्मनों को कम सैनिक होने के बावजूद भी कई बार हरा देते थे। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या दे रखा है? नाफ्ता बमबारी का प्रयोग। मतलब इसके इंजीनियरों ने कुछ ऐसे उपकरण बना लिए थे जो कि युद्ध में बहुत प्रभावकारी सिद्ध हुआ, जिसको हम बम कह सकते हैं, बम, मिसाइल, मिसाइल तो नहीं, लेकिन ऐसे बम वगैरह बना लिए थे जो कि युद्ध में बहुत तगड़ा धमाका करते थे, और ये भी इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया मतलब रहा, इसके सेना को आगे बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सबको, ओके सबको। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, किसी टॉपिक में किसी को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कहीं भी दिक्कत हो भाई, लोग कमेंट में बताओ मेरे को कि भैया यहाँ दिक्कत रहेगी, अगली वीडियो में उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, कमेंट में आपको रिप्लाई कर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को भाई यहीं पे समाप्त करेंगे। सेकेंड पार्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। वो जो वीडियो होगा वो भी लगभग 30 से 40 मिनट की होगी और चैप्टर खत्म। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।